अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, सर्दी की शिद्दत की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के अलावा दिल और सांस के अमराज के साथ भी लोग हस्पताल में जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए एक सरकारी अस्पताल चलते हैं और मालूम करते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक्सक्यूज मी लेडी सिस्टर, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? हाय, ये लेडी सिस्टर क्या होता है? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? यार मैडम कह दो मैडम। अच्छा जी, प्लीज मैडम सिस्टर मेरी बात तो सुन लें। हाय भाई, ये सारी अंग्रेजी का बेड़ा गर्क तुमने आज ही करना है। तुम तो कह रहे थे कि मुझे सांस का मसला है, मुझे तो तुम्हारे दिमाग का मसला लग रहा है। तुम डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेते? लेडी सिस्टर, मैडम सिस्टर। डियर सिस्टर कह लो, डियर सिस्टर। और तुम आप कह लो, तुम्हारी जुबान को वल पड़ा हुआ है। चुप करके बैठो, ये अस्पताल है, कोई बगीचा नहीं है। मुझे डिस्टर्ब ना करो। ये अब कैसे बात कर रही हैं मरीजों के साथ? अलकाबात पे गौर करने की बजाय मरीज की तकलीफ पे तवज्जो दीजिए। और डॉक्टर साहब किधर हैं, वो क्यों नहीं बैठे हुए? आपको नहीं पता सर, सारा दिन कैसे कैसे मरीजों के साथ सर कपाना पड़ता है। एक मिनट भी चैन के साथ नहीं बैठने देते। डॉक्टर साहब जरा चाय पीने के लिए गए कैंटीन पर। मोहतरमा, आपकी ड्यूटी चैन से बैठने की नहीं है, लोगों को चैन मुहैया करने की है। चैन मिलता नहीं एक पल भी, चैन मिलता नहीं एक पल भी, डॉक्टरी की सजा मिल रही है। हाय हाय हाय, डॉक्टर साहब आपके सॉन्ग ने तो दिल का दर्द जगा दिया। दिल का दर्द? इमरजेंसी, नर्स जी जी, एम्बुलेंस मंगाए जल्दी। बेड खाली कर दे, बेड खाली कर दे। इमरजेंसी, चाय मंगा ले। इमरजेंसी, नामचने मंगा ले। डॉक्टर साहब एम्बुलेंस नहीं है, पट्ठे ढोने वाली गड्डी जे। ओह माय गॉड, पीछे करो गाड़ी, पीछे करो गाड़ी, थोड़ा खाली करो। इमरजेंसी। और डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि इलाज की जरूरत मरीजों को नहीं, आपको है। और भाई, आप ऑलरेडी अस्पताल में हैं। ओह थैंक यू, थैंक यू। मगर यहाँ दिल के दर्द की बात किसने की? डॉक्टर साहब मैं वो मोहब्बत वाली दर्द की बात कर रहा हूँ। ओह गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमने मेडिकल साइंस में पढ़ा हुआ है, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। धम धम। डॉक्टर साहब, ठंडे पानी से जरा घबरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। ओहो, मेरा ख्याल है मैं गलत कमरे च आ गया। भाई साहब, ये डॉक्टर साहब का ही कमरा है। डॉक्टर साहब दरअसल काम के लिए मूड बना रहे हैं। ये जिस तरह मूड बना रहे हैं, यहाँ पे इलाज होता है या रिकॉर्डिंग होती है? ओ समाज के ठेकेदारों, ये मेरी बहन है। उस समाज दियो राज मजदूरों, ये साडी भी भैन ही है। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिड्डा अच्छा तुसी गा रहे सो ना डॉक्टर साहब, जे तुसी यह वाला काम छड्ड के ते गान वजाणी शुरू कर दियो, काम तुहाडा बहुता चल सकदा जी। ओ बाबे, ओए डॉक्टर ज्यादा अच्छे जे। ए देखो ते सही, मिस्र तो मम्मी इन्हां कोलों अपना इलाज करान आई है। ओ तो तुम अब डॉक्टर को जुगते करोगे और तुम्हारे ज़हन में होगा कि डॉक्टर जुगत का जवाब देगा। नो, नेवर, कभी नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में काम करता है, ड्रामा थिएटर में काम नहीं करता। वैसे माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, हरकतें आपकी ड्रामा थिएटर वाली हैं। मिस्टर अली, ये क्या ताना दे दिया आपने? ड्रामा थिएटर करने वाले भी तो एक तरह के इंसान ही होते हैं। तुम लोग तमीज से बैठ जाओ। अगर डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया ना, तो उनका नुस्खा मरीजों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। सही कह रहे ने यार बाजी होरी, मैनू डॉक्टर साहब गुस्से च हल्के हल्के लाल भी लग रहे हैं।
बदतमीजी ना करो, इधर आके बैठो और डॉक्टर साहब को मर्ज बताओ क्या है। अच्छा जी, अच्छा जी। पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे पीछे पीछे, गो बैक। जो पहले है वो पहले चेक होगा। डॉक्टर साहब आप इधर से तशरीफ लाए हैं जनाब, और देखें इधर सबसे पहले मैं बैठा हुआ था, इसलिए मैं आ रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बैठे जी बहुत शुक्रिया। बैठे। ये चेहरा तो है ही नहीं बीमार होने वाला, ये चेहरा तो जुल्म करने वाला है। ओहो, ये चेहरा तो है ही नहीं इंजेक्शन लगाने वाला, ये चेहरा तो पंचर लगाने वाला है। ये चेहरा तो है ही नहीं दवाई खाने वाला, ये चेहरा तो गरीबों मस्कीनों का माल खाने वाला है। ये चेहरा तो है ही नहीं नुस्खा लिखने वाला, ये चेहरा तो दीवारें लिखने वाला है। ये चेहरा तो है ही नहीं दवाई पीने वाला, ये चेहरा तो गरीबों के पैसे पीने वाला है। डैन, बस खत्म, जुगते खत्म। डॉक्टर साहब मेरी 2-3 रहती हैं। रहती होंगी, यकीनन रहती होंगी, लेकिन इस तरह दूसरे मरीजों का भी चाका खुलेगा। यार ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ ये चेहरा तो है ही नहीं ड्रिप लगवाने वाला, ये चेहरा तो फांसी लगवाने वाला है। खबरदार, मेरे सामने क्लिनिक ना खोलो। हाँ भाई, क्या बीमारी आपको? डॉक्टर साहब दिल घबरा रहा जी, और ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। आंखों में आंसू आ रहे हैं? नहीं जी। फिर मेरी वजह से नहीं घबरा रहा, ये कोई आपकी अपनी प्रॉब्लम है। ओके ओके। डॉक्टर साहब ये कन्ना च ला लो जनाब। ओ थैंक यू, थैंक यू। अब आवाज ठीक आ रही है सीने की। नर्स, तुम्हारे काम करने वाले गैर लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चेक भी तो आप भी कर रहे हैं ना। भाई साहब है जेड़े हरामे मिस्र च लम्मे पे ने, वो भला अपनी फैमिली है ना। क्या महसूस करते हैं, क्या फील होता है? डॉक्टर साहब कभी दिल को हौल फिरते हैं जी, कभी दिल बहन लग पैंदा है जनाब, कभी दिल घबरान लग पैंदा है। हाय ये सारे काम तेरे दिल ही करता है, आप तू विले बैठा ना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਪਚੀਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। हाय मैं नहीं बचना, मैं फीके। ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਤੇ ਆਓ ਅੰਮੀ। अच्छा ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ मैं फीके। ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਓ। हाय, मैं उत्ते चुकी थोड़ी जी। हाय मैं नहीं बचना। डॉक्टर साहब प्लीज आना जल्दी जरा। वेट करें, वेट करें, अपनी बारी पे चेक होंगी। ਓਏ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। उठता। ओ इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, अब पहले के जो बैठे हुए मरीज हैं उनको छोड़कर इनके तड़ी लगाने पर आप फौरी तौर पर इधर आ गए हैं। और जनाब आपको पता नहीं है इमरजेंसी है। क्या इमरजेंसी है? जिस मरीज के साथ इतना तगड़ा आदमी हो वो इमरजेंसी होती है। देखो भगवान, अगले ने डॉक्टर फौरन बुलाया कि नहीं? इन्नी जान है तेरे च ते फिर तरले लैंदे हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। बताएं 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 माँ जी, क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहब मेरे पोतरे ने साबुन खा ले। पोतरे ने साबन खा लिया तो पोतरे को लेके आना था, आप क्यों आ गई? डॉक्टर साहब मेरे को वेख्या नहीं गया। तो मुंह इधर कर लेना सी। देखना दिल नू कुछ हो रहा है। लेटे लेटे यहाँ, लेटे लेटे अच्छा लेटे लेटे। आप चाय पियेंगे, बोतल पियेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेटे लेटे करो इनका ब्लड प्रेशर चेक। कैसे कैसे मरीज आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब गल ते आराम नाल करो, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। वो परेशान है तो मैं डांस कर रहे हैं। मैं खुद परेशान हाँ। देखो कितनी लंबी लाइन है मरीजों की। हाय ये इलाज ही करवाने आए हैं, कोई दूध लेने नहीं आए। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। आप किधर जा रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ। इधर आए, इधर आए, इधर बैठे बैठे, चेक होगा, बैठे।
ਹਾਏ और नहीं मेरा मतलब है कि मां जी ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ वो देख रही ਅੱਲਾ ਖੈਰ देख रही ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ੋਈ ਲਿਆਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਚੱਬਲ ਖੋਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। शक्ल तो तुझे अच्छे भले लगते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਲੋਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ। ਦਿਲ ਘਬਰਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖਲੋਤਿਆਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ और क्या होता है? ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਜੁੱਲੇ 'ਚ ਬਹਿ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲੇ ਬਾਲ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਏ, ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਯਖਣੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀ। ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर 250 है। 250? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ 250 ਹੈ। ਅਮਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਾ ਜਾਓ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 250 ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। 250 ਸਕੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 250 ਹੈ, ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ। ਓ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? डॉक्टर साहब मरीज तकलीफ में इस तरह की आवाजें निकालते हैं, आप उन्हें चेक तो करें, अपनी ड्यूटी निभाएं। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਚਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਛੱਡਣਾ। वो बचाने वाला तो अल्लाह है। हम चेक कर रहे हैं जी, चेक कर रहे हैं। ओ भाई साहब आप अपने रवैये को तो कंट्रोल में रखें, डॉक्टर साहब देख रहे हैं ये अस्पतालों में आकर इस तरह से बदमाशी नहीं चलती है। नर्स जी फौरन इनको ड्रिप लगाएं और मैं इंजेक्शन लिखता हूं। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿਸਰ ਝੂਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ वो ना लिखूं दवाई, एमरजेंसी है वो। चुप करके बैठो, तमीज से बैठो, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पालक गोश्त परफ्यूम आ गया है दाल माश परफ्यूम आ गया है वाह ये सब परफ्यूम मार्केट में दस्तयाब होंगे तो तुसी वेख लेना ग्रोसरी का खर्चा बचेगा। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। चाय वाला गरम चाय चाय वाला भाई 2 कप चाय। आया भाई साहब चाय वाला कड़क चाय। चाय बेचना शुरू कर दिया, कहीं वजीर आजम तो नहीं बनना चाहते? अलग हट चाय वाला गरम चाय। भाई चाय वाले अंडा है? अंडा नहीं डंडा है डंडा। आज की जो खबर है जी वो मेरी बहनें बेटियां और हमारी जो बुजुर्ग खवातीन हैं घर में जिनको बार बार उनके खावंद उनके भाई घर के मर्द हजरात चाय का ऑर्डर करते हैं कि सर्दी बहुत है 1 कप चाय पिया दो जी उनकी जान छूट गई है। न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपको ऐसी खबर सुनाएगा कि खवातीन बहनें बेटियां खुश हो जाएंगी। अच्छा वाह जी वाह। लग्जरी फैशन ब्रांड ने चाय से मुतासिर खुशबू मुतारफ करवा दी। वाह ये परफ्यूम मर्द और खवातीन दोनों के लिए है और इसमें क्लासिकी चाय का एहसास मौजूद है। क्या बात। क्या मतलब, ये कौन सा परफ्यूम है? गौरी साहब जिस तरह सिगरेट के नशेई लोगों के लिए कुछ लोगों ने ऐसी टाफी बनाई ऐसी गोली बनाई कि अगर आपको सिगरेट की तलब हो रही है तो वो गोली चूसना शुरू कर दें। आपको यही महसूस होगा कि मैं सिगरेट पी रहा हूं।
इसी तरह जो घर में मर्द हजरात बार बार आवाज लगा के बेगम को कहते हैं ना कि जरा एक कप चाय बना दो, हाय अब जब वो आवाज लगाया करेंगे तो बेगम साहबा ला के परफ्यूम हाथ में पकड़ा देंगे, ए लो फड़ो तो मैं बच्चे नु नवान रही है। और वो भाई साहब परफ्यूम पकड़ के 2 बारी करेंगे तो उनको यूं महसूस होगा कि उन्होंने एक कप कड़क चाय पी ली है। एक्सक्यूज मी जेम्स बॉन्ड, जी फरमाइए। मैं चाय के साथ केक रस भी खाता हूँ, उनका क्या होगा? आपको हमारी परजाई परफ्यूम के साथ केक रस पकड़ा देगी। आप परफ्यूम लगा के सूखा केक रस खाएंगे और आपके गले में वैसे ही केक रस फंस जाएगा जैसे कुकड़ के गले में आटा फंस जाता है। और फिर कुकड़ कितनी देर करता रहता है। इस तरह आप भी फिर सारे अपने बेड़े के अंदर करते फिरेंगे। यार ये तो वैसे कमाल तख्लीक है। जी हाँ, आप देखें ना, हिस्सियात को तो सिर्फ खुशबू का ही पता है ना जी। हाँ जी। जब नाक के जरिए खुशबू अंदर उतरेगी तो महसूस तो यही होगा कि चाय ही पी है। हाँ। बल्कि मैं समझता हूं कि इसमें फायदे ही फायदे हैं। ना किसी को उठ के चाय बनानी पड़ेगी, ना चाय पीने के बाद चाय वाले बर्तन धोने पड़ेंगे, ना ये आवाज आएगी कि ओहो मेरे परफ्यूम में मक्खी गिर गई है। जेम्स बॉन्ड, ये परफ्यूम तेज पत्ती वाला या दूध पत्ती वाला भी मिल जाएगा? अगर आप तेज पत्ती चाहते हैं तो आप 4 बारी शी कर लें। अगर आप दूध पत्ती चाह रहे हैं तो आप इको शी से गुजारा करें। 2 बारी शी करने से नॉर्मल चाय का एहसास होगा। हाय और ना ही आप ये सुनेंगे कि ओहो इतनी गर्म चाय सी मेरी जुबान ही सड़ गई है। ना ही आपको ये कहना पड़ेगा कि यार मेरा बिस्कुट चाह दे विच टुट गया है। और मैं दूसरे बिस्कुट नाल पहला बिस्कुट कढ़ांगा तो दूजा भी विच टुट जाना है। अच्छा, पहला बिस्कुट जो गिरता है उसका इतना दुख नहीं होता, दूसरा जो गिरा हुआ बिस्कुट निकालने के लिए गिरता है ना, उसका बड़ा दुख होता है। लो, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कई लोग बेचारे पहला गिरा हुआ बिस्कुट निकालने के चक्कर में पूरा पूरा डब्बा ही आया करते। और फिर सबसे जो बड़ी बात है ना जी, कोई बंदा दूसरे से ये गिला नहीं करेगा कि यार तू मैनू गल्लां चलाया ऐसी मेरा परफ्यूम ही ठंडा हो गया। यानी इस हिसाब से परफ्यूम के फायदे ही फायदे हैं जी। क्योंकि असल चाय में तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जब रात को शदीद नशा टूट रहा हो चाय पीने वाले का, हाँ जी। वो सारा कुछ चीज़ां कट्ठियां करके तो जो पानी चुल्हे दे उत्ते रख के उबाल लेंदा ते फिर उन्हें पता लगता कि ओहो पत्ती ते मुक्की है। उस वक्त बंदा इतनी बेबसी महसूस करता है कि उसका दिल कर रहा होता है कि अद्धी रात नूं बुआ खोल के गली च फिरन वाले चौकीदार नूं कह देवे कि यार थोड़ी जी पत्ती ते दे दियो। लेकिन मुझे तो टेंशन शुरू हो गई है, मैं तो सुबह नाश्ते में चाय रस खाता हूँ। गोगे क्यों फजूल बात कर रहे हो? मुझे मालूम है कि सवेरे सवेरे 45 रस और एक दाबड़ा चाय सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए दिया जाता है। उसके बाद नाश्ता तो तुमने करना ही होता है। तुम कौन सा चाय रस के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते। ऐसे आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं जी सर। कि तंबाकू बोर्ड के जेरे इंतजाम मर्दान खानगढ़ी के मुकाम पर कायम टोबैको रिसर्च स्टेशन से ये तहकीक की गई है जी जी। कि तंबाकू के तेल को खुराक, शैम्पू और पेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, यानी अब सिगरेट और नस्वार के शौकीन लोग जो हैं जी। वही जायका अपने खाने में भी महसूस कर लेंगे। वाह। और मुझे लगता है कि जो मर्द हजरात घर में बीवी के डर से सिगरेट नहीं पीते या नस्वार नहीं खाते, हाँ जी। उन्होंने यही ऑयल ला के घर में रख लेना है और आधी रात को बेगम को आवाज मार के कहना है मुझे भूख लगी हुई है, ये रहा मुझे 2 शामी इस ऑयल में तल के खिला दो। और वो 2 शामी खा के 2 सिगरेटों का नशा ले लेंगे। हाय। वो क्या कहते हैं कि तू नहीं ते तेरियां यादां ही सही, असी शामियां दे सहारे जी लांगे। वैसे जेम्स बॉन्ड सिगरेट के मुतबादिल तो बहुत सी चीजें दस्तयाब हैं, जैसे कि वेप है, निकोटीन पैचेस हैं, निकोटीन च्युइंगम है। हाँ जी, मुझे तो लगता है कि अगर यही रिवाज चलता हुआ बढ़ गया ना जी तो और कुछ देर बाद आपको पता चलेगा जी आलू गोश्त परफ्यूम बन गया है। हलीम परफ्यूम बन गया है।
पालक गोश्त परफ्यूम आ गया है, दाल माश परफ्यूम आ गया है। वाह ये सब परफ्यूम मार्केट में दस्तयाब होंगे तो तुसी वेख लेना ग्रोसरी का खर्चा बचेगा। ये पालक गोश्त परफ्यूम के साथ चिट्टे चावलों वाला परफ्यूम भी बनेगा। लो हाँ जी, उसके साथ रायता परफ्यूम भी होगा, सलाद परफ्यूम भी होगा और साथ डंडा परफ्यूम भी होगा। देखो जरा कितना लालची है, फौरी तौर पे साथ चिट्टे चावलों वाला परफ्यूम भी ले रहा है। और गोगे ने परफ्यूम का भी शीशी नहीं करना, इन्हें उतो ढक्कन ला के पूरी शीशी पी जानी है। और फिर परजाई ने इसको वो कुटना है ना पकड़ के कि तेरा बेड़ा तर जाए, 2 महीने का पालक गोश्त एक बार ही पी गए। मुझे तो मटन परफ्यूम का इंतजार है। हाय, मटन परफ्यूम आ जाए और साथ तेलों वाले नान का परफ्यूम आ जाए। और बुजुर्गों को डॉक्टरों ने कह देना है तुसी बुजुर्गों सिर्फ कद्दू टींडे परफ्यूम लाना कर या बड़ा दिल करे तो हमें हल्की जी शी मटन दी लानी है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपने मेरा ख्याल है रोजाना 3 शीएं शुरू कर दी हुई है। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਛੀ ਕੀਤਾ 10 ਵਜੇ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। यार सिर्फ चाय का परफ्यूम निकला है, आप लोगों ने सारी हांडियां परफ्यूम पे डाल दी हैं। हाय अच्छा जैसे फिल वक्त शायर चाय पे शायरी कर रहे हैं ना कि आज फिर चाय बनाते हुए वो याद आया, आज फिर चाय में पत्ती नहीं डाली मैंने, या फिर वो क्या शेर है कि फिर कहीं बैठ के पी जाए इकट्ठी चाय, फिर कहीं बैठ के पी जाए इकट्ठी चाय, फिर कोई शाम का पल साथ गुजारा जाए। इसी तरह जब चाय का परफ्यूम आम हो गया तो फिर शायर कहा करेंगे उसके परफ्यूम की खुशबू नाक को चढ़ गई, सुबह तक मुझे मद भरी छींकें आई। आई डोंट लाइक चाय वाला परफ्यूम, चाय से मेरा रंग काला होता है। गौरी थोड़ी देर वेट करो, शायद कश्मीरी चाय वाला परफ्यूम भी निकल आए। वो तो नहीं तुम्हें कुछ एलर्जी करता ना? नहीं, कश्मीरी चाय मैं पसंद करता हूँ। यार जेम्स बॉन्ड ये सारे कारोबारी हथकंडे हैं। जिसने चाय छोड़नी है या सिगरेट छोड़ने हैं उसने इरादे पर छोड़नी है, ना कि इन परफ्यूमों पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि यार पहले कब इस तरह की चीजें होती थी। जिसने सिगरेट छोड़ना है उन्हें फिर डॉक्टर के कहते थे छाड़ ही देना है। हाँ जी ये परफ्यूम या ये चिंगमें टाफियां टिकियां इनसे तो नहीं छोड़ना ना। बिल्कुल वैसे अली मुमताज साहब हैरान कुन है कि मार्केटिंग के शोबे में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी उन्होंने जरा सा गौर किया है कि चाय तो पूरी दुनिया में और खास तौर पर हमारे मुल्कों में बहुत ही पॉपुलर है। बिल्कुल उन्होंने निकाल दिया नुस्खा। हाँ अब इस परफ्यूम में जो चाय की फीलिंग्स आए ना आए, लेकिन एक बार तो पूरी दुनिया में रौला पड़ जाएगा बिल्कुल सही कि जी चाय वाला परफ्यूम आ गया है। हाँ अगर आपको चाय की तलब है तो आप परफ्यूम खरीद के पूरी कर सकते हैं। वाह जी। ये अलहदा बात है कि गोगे जैसे लोग बेचारे चाय वाला परफ्यूम खरीद के जब उस पर रस मार मार के थक जाएंगे तो फिर परफ्यूम वाली शीशी उठा के गली में फेंकेंगे और योर से परजाई को कहेंगे अब बना छेती 2 कप चाह और खबरदार है परफ्यूम खरीद दिया थे, या चाय ला परफ्यूम कर रहेगा तो या फिर मैं कर रवांगा। परजाई ने आराम से जाके गली से वो शीशी उठा के लानी है हाँ और कहना कि गोगा जी परफ्यूम तो इत्थे ही रहना, फिर तुसी अपना बंदोबस्त कर लो। अच्छा वाकई ये लोग पैसे कमाने की ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहे हैं। आप एक और खबर सुन के बड़े हैरान भी होंगे और हंसी भी आएगी आपको जी। एक ये लॉलीपॉप होती है ना जी, वो मुतारफ कराई गई है जी जी जी। जिसको चूसने से या चबाने से मौसीकी बजनी शुरू हो जाती है। अच्छा जी अब जो मौसीकी लवर हैं वो तो बड़ी शौक से ये लॉलीपॉप खरीदेंगे और इसको मुंह में चूसना शुरू करेंगे तो उनके मुंह के अंदर ही कॉन्सर्ट शुरू हो जाएगा और बंदा फिर लॉलीपॉप स्टार मशहूर हो जाएगा। यार जेम्स बॉन्ड ये मौसीकी वाली लॉलीपॉप बंद करवाओ, पहली मौसीकारों के काम ठप हुए हुए। हाय यार थैले तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम तो सिर्फ गिटार बजाते हो ना। तुम कह देना कि भाई जी इस लॉलीपॉप में गिटार नहीं है, मैंने नहीं खरीदना। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुर्शद तुसा फिक्र ना करो, मैं दंदी बड़ी भैड़ी वड्दा
तुम अपने सर्विसेज को स्टैंड बाय रखो। जहां हमें जरूरत पड़ी तुम्हें दंदी के लिए बुला लेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत फरमाई और मुझे बुलाया यहाँ पे। मैं भी आज चंद बातों की वजाहत पेश करनी चाहता हूँ। जी ज़रूर। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उन नाक वतन देशों को बताना चाहता हूँ कि वो जो मर्जी कर ले, सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस ऐसे ही है जैसे दुल्हा के दस्तखत के बगैर निकाहनामा, या जैसे कायदे आजम की तस्वीर के बगैर 5,000 का नोट, सदके सदके। या गैस के बगैर पड़ा हुआ चूल्हा, या जैसे टायरों के बगैर ईंटों पर खड़ी हुई गाड़ी। वाह वाह वाह। जो मर्जी कोशिश कर ले वो स्टार्ट तो हो सकती है, चल नहीं सकती। वाह इसी तरह सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस निकल तो सकता है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जब हमने इस बेवकूफ़ी या साजिश के खिलाफ एहतजाज और वॉकआउट किया जी तो हुकूमत को अचानक होश के नाखून लेना याद आए, हाय वरना वो तो हमारे मांस पर से नाखून उखाड़ने पर तुले हुए थे। हाय। अच्छा, और मैं यहाँ पे ये वाजे करना चाहता हूँ जी कि हमें नाखूनों के बगैर भी नौंदरे मारनी आती है। सदके जावा, मैं सदके जावा। मुर्शद तुसा फिक्र ना करो, मैं दंदी बड़ी भैड़ी वड्डा। शाबाश गिट को। सदके। तुम अपने सर्विसेज को स्टैंड बाय रखो। जहां हमें जरूरत पड़ी तुम्हें दंदी के लिए बुला लेंगे। मुर्शद है गिटकू सिर्फ दंदियां ही मारता है या कोई काम भी करता है? भाई, दंदी से ज्यादा जरूरी काम और भला कौन सा हो सकता है। फिलहाल तो हुकूमत मामले की नाजुकी और संगीनी को समझ गई है। वाह। वो क्या कहते हैं कि नाजुकी ऑर्डिनेंस की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। वाह वाह। गिलानी साहब, आप चूंकि लिखारी भी हैं तो ऐसी मिसाल आप ही दे सकते हैं। और आप माशाल्लाह चूंकि खुद लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, आप समझते हैं कि लिखारी होना भी लियारी में जिंदगी गुजारने और लारी में लंबा सफर करने जैसा होता है। कुर्बान बन शाह जी। और इन दोनों सूरतों में दिमाग में हजार ख्याल आते हैं, लेकिन कलम तक आते आते उनकी शक्ल उसी तरह बार बार बदलती रहती है जैसे ताज़ा पैदाशुदा बच्चे की 6 महीने तक शक्ल बदलती रहती है। कभी कोई कह रहा होता है कि दादी पे गया है, हाय कोई कह रहा होता है नहीं नाने पे गया है, कोई कहता है कि हूबू ताई जैसा है, माँ लड़ रही होती है कि नहीं मामे जैसा है। शाह जी कई दफा ये भी कहते हैं कि ऐ हो रहे किदे ते टुर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफा समझ नहीं आती जिस तरह मौजूदा हुकूमत की समझ नहीं आ रही। देखे अली साहब जी, मैंने अपनी किताब जेल में लिखी और समझ में नहीं आता था कि बात शुरू कहाँ से की जाए, क्योंकि सफरनामा लिखना आसान होता है, अपनी जिंदगी को तारीख के तनाजुर में कलमबंद करना बहुत मुश्किल होता है। कई दफा बंदा कलम बंद करने की बजाय कलम बंद करके बैठ जाता है, वाह 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 वाह। क्योंकि हर दूसरे मोड़ पर किसी ना किसी पर्दानशी का नाम आ रहा होता है वाह। और उसकी रुसवाइयों से डर भी लगता है। बल्कि कई दफा तो रुसवाइयों से ज्यादा उसके भाइयों से डर लगता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। हाय और ऐसे मौकों पर तो राह जाते भी भाई बनने पे तुल जाते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने अपनी किताब का नाम आ रही है चाहे यूसुफ से सदा से मुस्तार लिया। देखे, मैंने 9 साल जेल में गुजारे हैं। जी नवीद कमर साहब और मैं जेल में कुलीग थे, और वहां पे सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि टाइम कैसे गुजारा जाए। हाय नवीद कमर साहब तो अपना टाइम मूछें ठीक करने में गुजार लेते थे,
मगर मैंने फिर किताब लिखने का फैसला किया। वाह तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो मुझे ये आई कि मैं किस चीज पर लिखूं। अच्छा। वैसे तो मैंने चूंकि बचपन में तख्ती भी लिखी हुई है, मगर आपको मालूम है कि जेल में ना कलम होती है, ना दवात होती है, ना तख्ती होती है। हाय। और जेल के अंदर किताब लिखना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल गिलगित के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर महबूबा का नाम लिखना है। वाह वाह। मैंने फिर अदालत से जेल का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। अरे वाह इस तरह फिर मैंने असीरी के दौरान किताब लिखी। वाह तो गिलानी साहब, ये ऑटोबायोग्राफी का मौजू आपने कैसे चुना? इब्तदा में तो मौजू का इंतखाब मुश्किल था। पहले मैंने सोचा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख पर लिखूं, जी। मगर फिर मेरे जहन में आया कि सियासी तारीख में तो बहुत बहुत बड़ी खच भी आई है, और अगर मैं हर खच पे सच लिखूंगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। फिर मैंने सोचा कि सफरनामा लिखते हैं, जी। मगर फिर ख्याल आया कि सफरनामे में ऐसे ऐसे नामे भी आएंगे कि घर में लड़ाई पड़ जाएगी। वाह क्या बात। इसलिए आखिरकार मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखने का फैसला किया। और एक बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने अब बताई है, जी। जब किताब मुकम्मल हुई तो छापा पड़ गया। मैं डर गया कि किताब मैंने कौन सी अफीम के साथ लिखी है, एक कंप्यूटर पे लिखी है, मगर वो लोग मेरा कंप्यूटर भी ले गए। मैंने बहुत दुश्वारी का सामना करते हुए किताब अपने साथी से लिखवाई। अच्छा। मैं जितने भी सफ़े लिखता था वो छुपाकर अपने एक पुराने साथी की बेटी को दे दिया करता था। तो गिलानी साहब, क्या जेल के अमले को पता नहीं चला? बिल्कुल नहीं। मैं सफ़े के ऊपर थोड़ी सी दाल रख के बच्ची को दे देता था। ये भुट्टो। जी हाँ, जेल का अमला यही समझता था कि शाहजी न्याज बांट रहे हैं। अजी, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी कमाल तसनीफ है आपकी। बहुत शुक्रिया अली साहब जी। देखे, सफरनामा लिखना बहुत आसान होता है। आप अगर पहले सफ़े पे लिखते हैं कि मैं जनेवा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पे बैठा और रेलगाड़ी चल पड़ी, उसके बाद आप 10-12 सफ़े यही लिख सकते हैं, बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक बम छिक, और 13वें सफ़े पे जाके लिखे और मैं ज्यूरक के स्टेशन पर उतर गया। ये आसान काम है, जी हाँ। मगर आप देखें कि अपनी जिंदगी को तारीख के तनाजुर में कलमबंद करना जुर्रत, तसलसल और मुस्तकिल मिजाजी का तकाजा करता है। वाह शाह जी, किताबी गल्लां छड्डो, कोई रोटी पानी दी गल करो, कोई महंगाई दा हल दसो। अली मुमताज साहब, पहले तो मैं आपको ये दाद देनी चाहता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में ये पीटर इंजन खूब लगाया हुआ है। देखे भाई, खुशहाल, जमहूरी और मजबूत पाकिस्तान के लिए बेनजीर भुट्टो के नजरिए पर अमल पैरा होना चाहिए। वाह। खुशहाली का कोई रास्ता भी भुट्टो चौक से गुजरे बगैर नहीं आ सकता। ओके। गौरी साहब, यहाँ बनता है जिए भुट्टो। ओ सॉरी जी, सॉरी। जिए भुट्टो। ये हुई ना बात, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो मंशूर पेश किया था उसमें गरीब आदमी के तमाम मसाइल का हल मौजूद था। जैसे अभी आपके इस पीटर इंजन ने कहा। ओहो गिलानी साहब, इसका नाम गोगा जी है। मैं माफी चाहता हूँ अली मुमताज साहब, मैं सिर्फ गोगा कहूंगा, जी नहीं कहूंगा। ओए। ऐसे बंदे को जी कहने पे दिल निखरता। और इस तरह के लोग अपने नाम के साथ जी खुद ही इसलिए लगा लेते हैं कि उनको कोई और जी कहता नहीं है। शाहजी, आपको तो ज्यादा ही गुस्सा चढ़ा हुआ है उन पर। भाई वो इसलिए कि इस तरह के बंदे दिमाग से नहीं, सिर्फ मैदे से सोचते हैं। और इन्हीं की सोच की वजह से हमारे मुल्क की मईशत मुजफ्फर जैसी हो गई। अच्छा गिलानी साहब, ये बताइए कि आपके बेटे अली मूसा गिलानी का फोन चोरी हो गया था और पुलिस ने 12 घंटों में फोन रिकवर कर लिया। वाह। क्या मैं यहाँ पे पुलिस का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि फोन तो और भी खरीदे जा सकते हैं, जी। लेकिन उस मोबाइल के ना मिलने से सबसे बड़ा नुकसान ये होना था कि
उसका चार्जर जाया हो जाना था। मसला तो पुलिस वालों ने 12 मिनट में ही हल कर दिया था और अली मूसा के फोन जैसे 1 दर्जन मोबाइल लाकर आगे रख दिए थे और उनसे कहा था कि जेड़ा पसंद है चाल है। लेकिन अली मूसा ने अपने वाले फोन की ही डिमांड रखी। वैसे शाह जी, छोटे शाह जी ने बिल्कुल ठीक की थे। जवान हैं, उन्होंने 100 मैसेज हो सन, 100 नंबर हो सन, एवें चावण वाला उनको बाद च ब्लैकमेल ना करे। हाय गेट को एक गाली घर बंज के करने माफी चाहिए। वो पुलिस की मेहरबानी के उन्होंने वही फोन अली मूसा को ला दिया। जी बड़ी गल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਵਾਚੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। हाय देखे गौरी साहब, इसमें पुलिस का कसूर नहीं है। अली मूसा का जदीद टेक्नोलॉजी वाला फोन था, वो ढूंढा जा सकता है। आपके फोन की जो टेक्नोलॉजी है वो तो अब हाल रोड से नया नहीं मिलता, तो पुराना कहाँ से ढूंढते? ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਟਨਾ ਵਾਲਾ। वो तो ठीक है, मगर मुझे पता चला है कि वो जितना पुराना है, अब आपने बटनों के ऊपर पेन के साथ 1 2 3 लिखा हुआ है। बल्कि आपने मुझे खुद बताया था कि फोन मेरा इतना बुजुर्ग हो गया है, मैं उसका बटन दबाता हूं तो वो आगे से चीख मारता है। शाह जी, इतना पुराना भी नहीं है गौरी साहब का फोन। अली साहब, मेरा ख्याल है कि आपने इनका फोन देखा नहीं हुआ। वो तो इतना पुराना हो गया है कि अलादीन वाला जिन चिराग में से निकल के गौरी के फोन में घुस गया हुआ है। अब तो गौरी साहब का फोन इतना पुराना हो गया है कि अगर एक ही जगह कुछ देर तक पड़ा रहे तो उसकी टांगे सो जाती है। अच्छा गिलानी साहब, छोड़ें, आप इस तरफ आएं। आप कायम मकाम सदर हैं इस वक्त और आपके दस्तखत के बगैर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। अली साहब काम काज को छोड़े, जरदारी साहब जब भी बाहर जाते हैं, मैं तो उनकी कुर्सी पे सिर्फ इसलिए बैठता हूं कि किधरे को होर ना बह जावे। काम जरदारी साहब ने ही वापस आके करने हैं। मैं तो सिर्फ सदारती कुर्सी पर झूले माइयां लेता हूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोड़ देंगे सोशल मीडिया और मोबाइल। बैठ के टिकटॉक टिकटॉक अपनी फोटो बनाई जा रही है। हाँ, अपनी जो पड़ी हुई है सबको बाहर निकलें और ये मुहिम शुरू करें। माय फास्ट फ्रेंड्स, सर्दी इतनी शदीद हो चुकी है कि मुझे अपना वही सेगमेंट याद आ रहा है जो हम हर सर्दियों में जरूर करते हैं जी जी कि हमारे अपना लॉन्ड्री में, हमारी अलमारियों के अंदर बहुत सारे ऐसे कपड़े मौजूद होते हैं जो सर्दियों में पहनने वाले होते हैं और हम पहनते नहीं हैं। हाँ जी बिल्कुल ना पहनते हैं और ना वो किसी को देते देते हैं। हाँ जी मैं फिर अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए जो सर्दियों वाले मोटे कपड़े, गर्म कपड़े आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, वो फौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द अपने काम करने वाले लोग, अपनी लेबर क्लास जो है उसको दे दें। हाँ जी वो अलमारी में पड़े पड़े ही सारे खत्म हो जाएंगे और गरीब आदमी बेचारा सर्दी में ठठरता रहे। हाय वो अगर उसके जिस्म पे चला जाएगा गर्म कपड़ा तो आपको दुआएं देगा। बिल्कुल ये दुआ जो होती है ये लफ्जों से नहीं दी जाती, ये सिर्फ दिल से ही होती है। वाह वाह, अगर कोई बंदा आपके दिए हुए गर्म कपड़े से अपनी सर्दी ढांप लेगा तो बाखुदा दुआएं शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही उसकी तवज्जो भी नहीं होगी आपकी तरफ, मगर दुआएं आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ा जरूरी है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं और बेशुमार कपड़े ऐसे हैं जो साहिबे हैसियत लोगों की अलमारियों में टंगे हुए हैं और फजूल बेकार टंगे हुए हैं, बिल्कुल किसी जरूरत में नहीं आते। और वो लोग जो नहीं इस तरह कपड़े वो वाले निकाल के बांटते, आप यकीन करें कि उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि ये तो मैंने लंदन से बड़ा महंगा खरीदा था, ये स्वेटर तो मुझे फलां दोस्त ने गिफ्ट किया था और बड़ा कीमती है, बिल्कुल ये जैकेट तो मैंने फलां जगह से ली थी, बेशक इसे 18 साल हो गए हैं, मैंने
कई सालों से पहनी भी नहीं है, मगर मैं क्यों दे दूं इतनी महंगी जैकेट। हाय यार आपकी जरूरत ही नहीं है, आपका दिल ही नहीं करता आप वो जैकेट पहनने को। हाँ जी। खुदा के वास्ते किसी को दे दे। ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, फौरी तौर पे उसे निकाल दें। बिल्कुल सही। आप जो कपड़े पहनते हैं बस वही अपने पास रखें हाँ जो आपकी जरूरत के हैं। बिल्कुल। अपनी जरूरत पूरी होने के बाद आपके पास जितनी फालतू चीजें हैं वो उससे अगर दूसरे की जरूरत पूरी हो रही है तो भाई वो आपके इस्तेमाल में आ रही है। बहुत अच्छी। आपको अल्लाह ताला के निजाम पे भरोसा होना चाहिए। वाह यही तो हमारा ईमान है कि आप अगर किसी माड़े आदमी की, किसी गरीब आदमी की मदद कर देते हेल्प करते हैं। या उसके तकलीफ को दूर कर देते हैं बिल्कुल। तो वो अल्लाह का सिस्टम तो धड़ाधड़ चल रहा है। वाह आपको सवाब, आपको दुआएं, हर चीज आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात। ये अब तो सोशल मीडिया इतना वसी हो गया हुआ है कि बहुत सारी वीडियोस हमें यूरोप कंट्रीज की इधर उधर की आती हैं जी जी। जिसमें वो लोग बर्फबारी में, ठंड में जानवरों को महफूज करते फिरते हैं। हाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं। वो लोग तो जानदार चीज बेशक परिंदा हो उसका ख्याल करते हैं। हाँ जी। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द जरूर देखना चाहिए। वहां पे सिस्टम इस तरह के बन गए हुए हैं कि बेशुमार दुकानें हैं जहां से पुराने कपड़े आप खरीद सकते हैं और बड़े सस्ते होते हैं। जी जी जी। जैसे यहाँ हमारा लंडा है वो आज तक ताना ही बना हुआ है। जी हाँ। हालांकि बाहर के मुल्कों में बेशुमार शॉप्स बनी हुई हैं बड़ी अच्छी। वो लोग पुराने अपने कपड़े उधर दे जाते हैं तो वो बड़े सस्ते दामों बेच देते हैं, उसके पैसे किसी फलाई काम में वो लोग लगा देते हैं। सही। फलाई काम यही है यार, किसी की मदद कर देना, किसी की मुश्किल को हल कर आसान देना। करना। मुश्किलें हल करने वाला तो वो मुश्किल कुशा है, बिल्कुल वो रब्बुल इज्जत ही है। मगर आप अगर उसका जरिया बन जाते हैं तो आपको ये मालूम ही नहीं कि कितना बड़ा काम आप करते हैं। अजीजी, ठंड तो इस कदर शदीद है कि दो रजाइयाँ लेने से भी बात नहीं बन रही है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो खुले आसमान के नीचे सो रहे होते हैं और उनको अपने आप को कवर करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए कुछ भी नहीं। जी जी जी। यहाँ पे देखो ना, ये सोच के बड़ा दुख होता है कि हर हुकूमत, पिछली हुकूमत का अच्छा जो मंसूबा होता है ना जी, उसको भी जिद में या खत्म कर देते हैं या उसकी तरफ तवज्जो देना खत्म कर देते हैं। जी। अब ये पिछली हुकूमत ने वो जो मुसाफिर खाने बनाए थे हाँ जी सर। जिसमें इस तरह के लोग बेघर बेचारे जिनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है, जगह नहीं है। उन मुसाफिर खानों में घुस के सो जाते थे। हाँ जी सर। है अभी भी, मगर उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा। जी हाँ। यार उसको मजीद अच्छा कर देते। बिल्कुल सही। जितनी सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज जो है ये तो अब पूरी दुनिया में है जी। भाई। इतनी शदीद सर्दी जो है हमने कभी देखी नहीं थी। इतनी शदीद सर्दी हाय। कई इलाकों में तो ये, मैं एक ड्रामे की शूटिंग के लिए ये बॉर्डर की तरफ गया हुआ था 5-6 दिन। जी जी। यार इस कदर सर्दी थी कि वो आग जला जला के पता नहीं क्या क्या कर कर के ना जी, फिर भी सर्दी नहीं थी रुक रही, बर्दाश्त नहीं थी हो रही। तो ये लोग बेचारे जो सड़कों के पे पड़े हुए हैं, ओए होए होए होए, अगर आप उन्हीं मुसाफिर खानों की तरफ तवज्जो देते या चलें भाई अपना कोई इस तरह का मंसूबा बनाएं, कोई ऐसा प्लान करें कि ये जो बेचारे खुले आसमानों के नीचे सड़कों पे। इतनी ठंड में रात गुजारते हैं, उनको कहीं सर छुपाने की जगह दे दें, सही। उनका कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें वो बेचारे इस तरह नजर ना आए पड़े हुए। इतनी शदीद सर्दी में, नीचे से जमीन ठंडी, ऊपर से टेम्परेचर देखें 5 तक भी गया है। हाँ जी। और कक्कर पड़ रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, कोरा कोरा पड़ रहा है बकायदा। इतनी सर्दी में तो मेरा ख्याल है कि बगैर किसी चादर, कंबल के, रजाई के सोना जो है वो बहुत मुश्किल है इंसान के लिए। और उसके जिम्मेदार सारे वो इंसान हैं जो उसको देखते हुए गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और वो ये कर सकते हैं कि इनको कोई बेचारों को गरमाइश के लिए कोई चीज मुहैया कर दें। बिल्कुल सारे जिम्मेदार हैं, सबसे पूछ होगी और खास तौर पे हुक्मरानों से लाजमन होगी। वो क्या फिक्रा है हजरत उमर का, वाह 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 वाह। दरियाए फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसकी जिम्मेदारी भी उमर की गर्दन पे है। वाह। देखे ना जरा हमारे मजहब के अंदर, आज हम यूरोप की गोरों की मिसालें देते हैं तो ये तो हजरत उमर ने कह दिया
आज अगर हम देखते हैं वो कुत्तों की, बिल्लियों की, परिंदों की हिफाजत कर रहे हैं, या उनको ये मौसम से बचाते बचा हैं, रहे हैं, हाँ जी, या उनको भूख से बचाते हैं, बिल्कुल। तो भाई ये तो हजरत उमर का फरमान देखें कितना बड़ा है और कितने 100 साल पहले का है। जी, कुत्ता भी अगर भूखा मर गया तो उसके भी जान की जिम्मेदारी, मौत की जिम्मेदारी उमर की गर्दन। वाह वाह। तो ये चीजें हम लोग बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, मैं ऐसे बुजुर्ग मैंने खुद देखे हैं जो सर्दी शुरू होने से पहले गर्म कपड़े, उस वक्त चूंकि ये रेडीमेड का रिवाज नहीं था हमारे बचपन में, तो वो सूट काट के ना जी 6-6 गज के, 5-5 गज के, मुख्तलिफ साइज जितने भी होते थे, हाँ जी, हाँ जी, वो बाकायदा डेरियां लगा के उसकी, फिर साथ गर्म चादरें, मर्दाना चादरें भी गर्म और जनाना चादरें भी, वो गरीब लोगों में बांटा करते थे। कोई 100 सूट बांट रहा है, कोई 50 बांट रहा है, कोई 20 बांट रहा है, जितनी जिसकी तौफीक होती थी ना जी, इस तरह सर्दियों में बाकायदा तकसीम किया करते थे। वाह जी, भाई गर्मी तो और 100 तरीकों से आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ। दरख्तों के नीचे साए में बैठ जाता है माड़ा बंदा, बिल्कुल, वो बेचारा कपड़े शपड़े बगैर कमीज पहने बैठा होता है, या और 100 तरीके हैं। नहरों में बेचारे नहा के तो गर्मी अपनी दूर कर लेते हैं। जी जी जी, तो सर्दी का तो कोई हाल ही नहीं है, सिवाय इसके कि कोई मोटा कपड़ा पहना जाए, हाँ जी, गर्म स्वेटर जैकेट पहनी जाए, रात को सोते हुए ऊपर कोई कंबल, खेस, कोई रजाई ली जाए। रजाई ने, हाँ। इसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। अजीज़ी फ़िलहाल हुकूमतों को छोड़ दो, क्योंकि हम हर मर्तबा हर बात हुकूमतों पे डाल देते हैं कि जी हुकूमत क्या नहीं कर रही और हुकूमत क्या कर रही है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब पाकिस्तान की बात होती है, मुल्क की बात होती है, तो ये कहा जाता है जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, ना कि ये कि हम खुद से पूछें कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। इस मामले में भी यही है कि एक दूसरे से आप मिलकर एक कोशिश करें, कैंपेन चलाएं। मतलब हमारे ताल्लुकात हैं, लोगों को हम जानते हैं जो साहिब इस्तिताअत हैं, उन सब के साथ मिलकर एक मुश्तरका कोशिश की जाए कि लोगों की किसी न किसी तरह से मदद की जाए। बरतानिया की आप बात कर रहे थे, बरतानिया में चैरिटीज़ हैं जहाँ पर लोग जाकर अपने पुराने कपड़े उनको देते हैं और वहाँ पर फिर वो गरीब गुरबा में जो मुस्तकीन हैं उनमें वो तकसीम किए जाते हैं। जी। तो हमारे यहाँ तो हम बात करते हैं इस्लाम की, हम मज़हब की, इंसानियत की, वो कहते हैं ना कि जी कहा यह जाता है कि इस्लाम या मुसलमान यहाँ पर हैं लेकिन मज़हब हमारा वहाँ पर है, क्योंकि जो हमें हमारा मज़हब कहता है करने को वो हम नहीं कर रहे होते और हम दुनियावी चीज़ों में खो जाते हैं और जो हमारी तालीमात हैं उनसे हम दूर होते चले जाते हैं। हाँ जी, बड़ा आसान काम है। हर मोहल्ले के अंदर अगर नौजवान ये कदम उठाएं जी जी जी, कि 4-5 लोग इकट्ठे होके अपने इलाके के अंदर जितने भी घर हैं वहाँ हर डोर पे जाके कहें कि भाई फालतू जो चीजें हैं कपड़े को गर्म हाँ वो जी। हमें दें, हमें दें, हाँ, उधर से लेके आगे गरीबों तक पहुंचा दें, तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है और ये करना चाहिए। हाँ जी, खास तौर पे नौजवानों को ये करना चाहिए। यही है जिंदगी और यही उम्र भी यही है। बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि जवानी में की गई इबादत जो है वो सबसे अफजल है। जी जी, ये नौजवान कर सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। छोड़ देंगे सोशल मीडिया और मोबाइल। बैठ के टिकटॉक के देख, टिकटॉक अपनी फोटो बनाई जा रही है। हाँ अपनी जो पड़ी हुई है सबको, बाहर निकलें और ये मुहिम शुरू करें। अपने अपने इलाके के जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके दरवाजों पे जाएं और ये चीजें इकट्ठी करके आगे गरीब लोगों तक पहुंचाएं। पहुंचाएं, बहुत अच्छे। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।